नमस्कार बच्चों, जो भी क्लास 8 के बच्चे राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। उनको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। जो 2023 में एग्जाम हुआ था राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023, उसके प्रश्नों को देखेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से समझ आएगा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले थोड़ा परीक्षा का पैटर्न समझ लेते हैं। क्लास 8 के बच्चे भरेंगे, उनमें देखिए दो खंड है। एक है समान मानसिक योग्यता परीक्षा जिसमें रीजनिंग से संबंधित प्रश्न रहते हैं। दूसरा है शैक्षिक अभिरुचि जिसमें क्लास 8 के सब्जेक्ट विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित के प्रश्न रहते हैं। आपको विज्ञान के 35 प्रश्न, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न और गणित के आपके 20 प्रश्न रहेंगे। टोटल 90 प्रश्न रहेंगे शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा में और रीजनिंग के भी आपको 90 प्रश्न रहेंगे। तो आइए हम देखते हैं विज्ञान के 35 प्रश्नों को, जिससे आपको एक समझ विकसित होगी कि विज्ञान के किस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो लोग CV रमन टैलेंट सर्च की तैयारी करें उनके लिए भी काफ़ी फायदा करेगा। ये सभी रीजनिंग के प्रश्न हैं, आप यहाँ रुक के देख भी सकते हैं। रीजनिंग टोटल 90 प्रश्न है। आपको हम विज्ञान के टोटल 35 प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे देखिए SAT 2023 खंड 2 है शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण। टोटल 90 मार्क्स का 1.5 घंटा का समय रहेगा। चलिए विज्ञान के प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न है खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनिया ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। तो खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ध्यान रखेंगे खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। धोने का सोडा, धोवन सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 92 एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मोम का पिघलना, चीनी का शरबत, लोहे में जंग लगना, नमक और पानी का घोल। तो मोम का पिघलना, चीनी का शरबत, नमक और पानी का घोल, ये सभी हो गया भौतिक परिवर्तन। क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन मतलब क्या? ठंडा या गर्म करके पुनः उसको अवस्था में ला सकते हैं। से मोम को पिघलाए ठंडा के तो मोम फिर जम गया। तो यहाँ पे लोहे का जंग लगना आपको रासायनिक परिवर्तन है। किसी तत्व के समान परमाणु क्रमांक परंतु विभिन्न परमाणु भार वाले परमाणुओं को कहते हैं। ऑप्शन है समस्थानिक, संभारिक, आइसोटोन, समरूपी। देखा ना परमाणु क्रमांक को आप समझ लें स्थान। क्या समझ लें? परमाणु क्रमांक को स्थान समझ लें। तो स्थान समान है तो ये हो जाएगा समस्थानिक। क्या हो जाएगा? समस्थानिक। यानी कोई तत्व है, दो या दो से अधिक है, एक तत्व है जिसका परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक समान है किंतु परमाणु भार अलग अलग है तो वो समस्थानिक होगा। लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग, इसका सही आंसर रहेगा समस्थानिक। अब देखिए संभारिक किसके कहते हैं? जिसमें परमाणु क्रमांक अलग अलग हो लेकिन उस तत्व का द्रव्यमान बराबर होगा, समान होगा तो उसको संभारिक कहेंगे। परीक्षा में पूछ सकता है। जिप्सम का अयस्क है, ध्यान रखेंगे जिप्सम। ऑप्शन है आयरन, कैल्शियम, कॉपर, जिंक। जिप्सम अयस्क है जिंक का। जिप्सम किसका अयस्क है? जिंक का। देखिए आयरन का अयस्क क्या हो गया? हेमेटाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सभी आयरन लोहा का अयस्क है। आपको पूछेगा कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? ध्यान रखेंगे बॉक्साइट अयस्क है आपको एल्युमिनियम का। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता है। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। निम्न में प्रोटोनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कौन सा सेट क्लोराइड आयन Cl- में पाया जाता है? तो देखिए क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। परमाणु संख्या 17 दिखाता है कि 17 प्रोटॉन होगा, 17 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन यहाँ पे Cl- आया, निगेटिव आ गया तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। 1 बढ़ा 17 + 1 18 यानी 18 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन। ऑप्शन देखिए कहाँ 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन, ये ऑप्शन 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा प्रोड्यूसर गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका नाइट्रोजन गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस आपका प्रोड्यूसर गैस है। ध्यान रखेंगे। यहाँ निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन है मीथेन, एथेन, इथिलीन, प्रोपेन। तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन ये सभी संतृप्त कार्बन है। क्या है? संतृप्त कार्बन है। आपका संतृप्त कार्बन हो गया कि फिर से लिखते हैं
ये आपका संतृप्त कार्बन है, जबकि एथिलीन है असंतृप्त कार्बन, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है ब्रास निम्न में से किस मिश्र धातु एलॉय है, किसकी मिश्र धातु है? तो ध्यान रखेंगे जो आपका ब्रास है ये कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक यानी तांबा तथा जिंक का मिश्र धातु है, तांबा तथा जिंक का मिश्र धातु है। तो जो भी 15-20 इंपॉर्टेंट मिश्र धातु हैं उनका नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे, काफ़ी फायदा रहेगा। प्रश्न है यदि B1 था B2 क्रमशः एक चुंबक के मध्य तथा अंत सिरे पर चुंबक को प्रदर्शित करते हों, यदि B1 था B2 क्रमशः एक चुंबक के मध्य तथा अंत सिरे पर चुंबक को प्रदर्शित करते हैं, यानी आपका दोस्तों ये B1 हो गया आपका मध्य सिरा था, B2 हो गया आपका अंत सिरा, तो B2 ज़्यादा चुंबक प्रदर्शित करेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा B1 ग्रेटर देन B2। यदि गैस तथा द्रव में ध्वनि का वेग क्रमशः x1 तथा x2 हो, तो यदि गैस तथा द्रव में ध्वनि का वेग x1, तो हमने आपको बताया हुआ है कि सबसे ज़्यादा ध्वनि गति ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो सिंपल सा कहानी है, देखिए गैस का क्या हो गया x1, द्रव का हो गया x2, तो सबसे ज़्यादा गति द्रव में होगी, द्रव का ये आपका हो गया, सबसे ज़्यादा गति द्रव में होगा। देखिए यहाँ पे ये द्रव गलत लिखा हुआ है, और जब भी, और यहाँ पे देखिए लिखा है लिक्विड, द्रव आपका ऐसा होता है। तो जब भी हिंदी इंग्लिश का कन्फ्यूजन होगा तो इंग्लिश मायने रखेगा, ये भी बात ध्यान में रखेंगे। तो द्रव में गैस की स्पीड ज़्यादा होगी, गैस का स्पीड x1 है, द्रव का x2 है, तो x2 ज़्यादा होगा, x1 ज़्यादा x2 होगा, तो ये 3 आपका ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है मानव नेत्र का लेंस निम्नलिखित होता है, अभिसारी, अपसारी, तीसरा ऑप्शन है आधा अभिसारी तथा आधा अपसारी, इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे मानव नेत्र का लेंस होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। ध्यान रखेंगे उत्तल लेंस को क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा एक अभिसारी। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? कि पंखे के ब्लेड की गति वित्तीय गति है, बात सही है। झूलते बच्चे की गति को सरल रेखीय गति नहीं कहते हैं, सरल रेखीय गति हो गया सीधा गति। झूलते बच्चे की गति हो गया दोलन गति। हम चारों का आंसर इसलिए बता रहे हैं कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो, और इस तरह के प्रश्न पूछे जाए तो आप आराम से बना सकें। मार्च पास्ट करते हुए सिपाहियों गति ये होती है सरल रेखीय गति। क्या होती है? सरल रेखीय गति। सूर्य के चारों ओर घूमती पृथ्वी गति हो जाएगी वित्तीय गति। ये दोलन गति, ये भी खत्म हो गया, इसलिए एक पहला ऑप्शन सही है। पंखे की ब्लेड की गति को वित्तीय गति कहते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है, ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक दोस्तों जूल है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा और नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है? आप देखिए यहाँ पे समझते हैं, एक होता और नवीकरणीय, एक होता है नवीकरणीय। नवीकरणीय हो गया कि जो खत्म नहीं होने वाला उसका पुनः प्राप्ति हो जाता है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा है, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा है। लेकिन और नवीकरणीय ऊर्जा क्या करते हैं? इसको एक बार यूज कर लिए तो खत्म हो गया। जैसे आप पेट्रोल खरीद के लाए, एक बार यूज कीजिए, काम खत्म हो गया आपका। भूताप ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो अब कह रहा है कि इसमें से कौन और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो पेट्रोलियम गैस आपका और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जबकि सौर ऊर्जा, भूताप ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा है। क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन ध्वनि परावर्तन का उदाहरण नहीं है? प्रतिध्वनि ध्वनि का परावर्तन है, अनुरणन ये भी परिवर्तन है, खिलौना टेलीफोन नहीं है, इसलिए ऑप्शन 3 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन ब्राउजर नाम है? तो चलिए देखिए, हम आपको इसमें एक दे देते हैं कि आप खुद से इसका बताइए। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको चेक करके आप लोग मोबाइल से चेक करके हमें बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। एक प्रश्न और हम आपको देंगे कि कौन कौन इसका आंसर बताते हैं। यहाँ पे देख कथन दिया हुआ, प्रकाश की किरणें जब प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती हैं उनमें विचलन नहीं होता, ये बात सही है। उत्तल दर्पण का उपयोग ट्रैफिक अवलोकन वाले दर्पणों में होता है, बात सही है। आपका जो दर्पण, आपके गाड़ी में जो भी दर्पण लगा होता है साइड मिरर पीछे देखने के लिए, वो उत्तल दर्पण का होता है। किसका होता है? उत्तल दर्पण का। दोनों कथन सही है, इसलिए कथन आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किस वर्णक का होता है?
रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। यहाँ से देखिए मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। मलेरिया आपका है प्रोटोजोआस उत्पन्न होने वाला बीमारी, ध्यान रखेंगे। प्रोटोजोआस उत्पन्न होने वाला बीमारी क्या है? मलेरिया। आपको जैसे कोड सुने होंगे, कोड है जीवाणु से होने वाला बीमारी। कोड क्या है? जीवाणु से होने वाला बीमारी। कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस है वह वायरस से होने वाला बीमारी है। हेपेटाइटिस का जो भी बीमारी है, हेपेटाइटिस बी, सी, ये सभी वायरस से होने वाला, विषाणु से होने वाला बीमारी है। टिटनेस जीवाणु से होने वाला बीमारी है। तो मलेरिया रोग उत्पन्न होता है प्लाज्मोडियम, जो क्या है? प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ। मलेरिया रोग किस कारण उत्पन्न होता है? प्लाज्मोडियम के कारण। सर्वदाता रुधिर वर्ग है। सर्वदाता रुधिर वर्ग जो सबको डोनेट कर सकता वो है। जो सबको डोनेट कर सकता वो है। जो सबका ले सकता वो ए बी है। जो सबको दान कर दे वो है। जो सबसे ग्रहण कर ले ए बी है। केचुए में उत्सर्जी अंग होता है। केचुए में उत्सर्जी अंग उत्स गरिका होती है। उत्स गरिका जिसको इंग्लिश में नेफ्रीडिया कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेफ्रीडिया। 113 प्रश्न है। सर्वनेंद्रियां हैं। ऑप्शन है कान, आंख, नाक, जीभ। तो सर्वन जिससे सुन सकते हैं, किससे सुनते हैं? कान से। इसका आंसर हो जाएगा कान। सर्वनेंद्रियां हैं कान। विटामिन डी कमी से होता है एनीमिया, रतौंधी, दांतों में सूजन, सूखा रोग। देखिए कभी कभार इंग्लिश अगर आपको हिंदी में समझना है तो इंग्लिश में देख लें। चलिए देखिए, एनीमिया होता है लोहा की कमी से। रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से। देखिए दांतों में सूजन और सूखा रोग। तो सूखा रोग इंग्लिश में कहते हैं रिकेट्स। सूखा रोग इंग्लिश में कहते हैं रिकेट्स। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स सूखा रोग होता है, ध्यान रखेंगे। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या रिकेट्स, बहुत जगह रिकेट्स भी ऑप्शन में मिल जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। चलिए आप हमें कमेंट करके बताएं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन है? ऑप्शन है कीट, लाल ग्रंथि, अग्नाशय, पित्ताशय। तो हमें कमेंट करके बताएं। निम्न में से किसमें मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है? ऑप्शन है हाइड्रा, अमीबा, जोंक, पैरामीशिया। तो मुकुलन विधि आपको हाइड्रा में होता है। मुकुलन विधि आपको हाइड्रा में होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है? ऑप्शन है एक्सॉन, रीढ़ रज्जु, डेंड्राइट, केंद्रक। तो ध्यान रखेंगे डेंड्राइट आपका, रीढ़ रज्जु, केंद्रक, ये सब तंत्रिका कोशिका का भाग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सॉन। नागफनी का पौधा है। ऑप्शन है आरोही, उपरीरोही, जलीय, मरुस्थलीय। नागफनी का पौधा आपको मरुस्थलीय है। इसको इंग्लिश में जीरोफाइटिक भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। जीरोफाइटिक हिंदी में मरुस्थलीय और नागफनी का पौधा इंग्लिश में जीरोफाइटिक कहलाएगा। मरुस्थलीय का इंग्लिश हो गया जीरोफाइटिक। निम्न में से कौन सा रेशा प्रदान करने वाला पौधा है? जूट, सिंकोना, नीम, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखेंगे जूट से हमें रेशा मिलता है। जूट से हमें रेशा मिलता है। और सिनकोना हो गया आपको मलेरिया के दवा बनाने में काम आता है। मलेरिया के दवा बनाने में किसका काम आता है? सिनकोना की छाल का। कोशिका का उजागरा क्या? रिक्तिका, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का उजागिरी या रसोई घर भी पूछ सकता है। कोशिका का रसोई घर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखेंगे कोशिका का उजागिरी क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। या आपको पावर हाउस भी पूछ ले कोशिका का तो ये हो जाएगा माइटो। अगला प्रश्न है कुनैन की छाल को किस बीमारी के लिए इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है डायबिटीज, इंसोमानिया, मलेरिया, साधारण जुकाम। तो ध्यान रखेंगे कुनैन की छाल को यूज किया जाता है मलेरिया के उपचार में। आपका जो सिनकोना है, सिनकोना का भी उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। यानी कुनैन और सिनकोना की छाल का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। ब्रायोफाइलम प्रजनन किसके द्वारा करता है? ब्रायोफाइलम आपको पत्ती से प्रजनन करता है। ब्रायोफाइलम आपका प्रजनन की क्रिया पत्ती से करता है। निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है यूरेथ्रिक्स, पॉलीसाइफोनिया, एजोला, नॉन स्टॉक। तो शैवाल का जो जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है उसे एजोला कहते हैं। एजोला ध्यान रखेंगे। 24 है वह प्रक्रिया जो दुग्ध में स्थित सभी सूक्ष्म कीटाणु को मार देती है या निष्क्रिय कर देती है कहलाता है स्टेरिलाइजेशन, पॉस्चराइजेशन, सैनिटेशन, एक्टिवेशन। जो दुग्ध में
सूक्ष्म कीटाणु को मारने के लिए जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसको पॉस्चराइजेशन कहते हैं। इसका आंसर होगा 2, पॉस्चराइजेशन। अगला प्रश्न, अपुष्पी पौधा, आम, जामुन, फर्न, केला। अपुष्पी पौधा हो गया आपका फर्न, बाकी आम भी मिलता है कि आपको जामुन भी मिलता है, केला में भी फूल होता है। तो ये तीनों हो गया पुष्पी पौधा, फर्न हो गया आपका अपुष्पी पौधा। अब यहाँ से देखिए सामाजिक विज्ञान के प्रश्न हो रहे हैं जो हम आपको अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे।